नमस्कार मित्रों, मैं आपका कवि मित्र मोहन शास्त्री और आज मेरा अवसर बना है हमारी 2024 बैच की आईएएस चयनित पुत्री सिमरन भाटी के साथ बातचीत करने का। सिमरन बेटा, आपका हमारे YouTube चैनल कवि मोहन शास्त्री और विचार मंथन पेज पर हार्दिक स्वागत है, आपका अभिनंदन है। मित्रों, मैंने कभी कहा था कि जरा से पंख खोलो तो यह आकाश छू लेगी, लुटाओ नहीं थोड़ा सा यह विश्वास छू लेगी। समर्पण ही समर्पण है यहाँ बेटी के जीवन में, यह बेटी तुम्हारे दिल के सब एहसास छू लेगी। और निश्चित रूप से आज हमारी बेटियां प्रत्येक क्षेत्र में, हर क्षेत्र में आगे बढ़ करके आकाश को छू रही हैं। तो एक ऐसी प्रतिभा सिमरन भाटी, जिन्होंने 2024 बैच का आईएएस का जो एग्जाम दिया और उस एग्जाम में 805वीं रैंक लेकर के एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। तो बेटा, आपका पुनः स्वागत है। तो आइए बात करते हैं सिमरन से। बेटा, अपने बचपन के बारे में बताओ कुछ, बचपन कैसा रहा? तो मैं गांव में ही पहले तो मैंने गांव में ही अपनी नर्सरी की थी। कौन सा गांव है आपका? मैं गांव बड़ौली फरीदाबाद से जी। उसके बाद जब यहाँ पर इतनी अच्छी तरीके से पढ़ाई नहीं हो रही तो पापा ने बोला कि बाहर के स्कूल में, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाने के लिए। अच्छा। तो फिर वहां से फिर सेंट थॉमस स्कूल में दोबारा से, तो फरीदाबाद के सेंट थॉमस स्कूल जी, फरीदाबाद के सेंट थॉमस स्कूल में मेरा एग्जाम हुआ था कि एलकेजी में एडमिशन हो, क्योंकि मैं नर्सरी और पहले से ही गांव में कर चुकी थी जी। पर क्योंकि मैं इतनी ज्यादा शांत और चुप रहने वाली इंसान थी कि मैं वहां जाकर कुछ बोली नहीं। अच्छा, ये आपको कब पता चला कि आप शांत रहने वाले हैं? तो वहां जाकर उन्होंने मुझसे पूछा जो मतलब एलकेजी के बच्चे का सिलेबस रहता है, तो वो मैं कुछ जवाब नहीं दे पाई। तो उन्होंने कहा कि आप इन्हें नर्सरी में डलवा दीजिए, बच्चे को कुछ आता नहीं है। मतलब बिल्कुल ये तो चुपचाप है। तो फिर वहां से फिर मैंने दोबारा नर्सरी की और नर्सरी से लेके 12th तक की मेरी जो पूरी पढ़ाई है वो सेंट थॉमस स्कूल से। तो वहाँ आपको मतलब कौन सा टीचर था? मैं बात करूं अगर टीचर्स की, तो कौन सा टीचर्स था जो इंस्पायर, जिसने किया कि भाई बेटा आपको इस लाइन में भी जा सकते हो आप? स्कूल में मेरे हिसाब से किसी एक टीचर का नाम तो नहीं ले सकते, पर बहुत सारे ऐसे टीचर्स थे मेरे जो फेवरेट होता है भाई, कोई ना कोई तो फेवरेट होता है कि सर ये फेवरेट थे हमारे जी। ये मैडम थी या सर थे, हालांकि सभी टीचर इक्वल होते हैं, फिर भी किसी ना किसी का योगदान तो होता है। तो 10th में तो किरण मैम थी। अच्छा। तो उन्हें बहुत ज्यादा मतलब मेरे ऊपर विश्वास था कि मैं अपने जीवन में आगे चल के बहुत कुछ कर सकती। तब मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं था ये एग्जाम का तैयारी करने का। अच्छा। पर उन्होंने इन जनरल बोला हुआ था कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम आगे चल के बहुत कुछ कर सकती हो। देखिए, टीचर भविष्यवक्ता भी होता है, ये तो सिद्ध हो गया जी, है ना। तो किरण मैम अगर देखेंगी आज ये हमारा इंटरव्यू तो उनको भी खुशी होगी। और कौन टीचर हमारे रहे? और फिर 11th और 12th के मैं कहूंगी मेरे सबसे खास जो समय होता है, जिस समय हमारी पर्सनालिटी बनती है, तो उस समय में मेरे जितने टीचर्स थे, मैंने नॉन मेडिकल लिया था, तो मेरे मैथ्स में अनंत सर, फिर केमिस्ट्री में राकेश मैम, इंग्लिश में अनीता मार्टिन मैम और फिजिक्स में रंजन सर। तो इन 4 टीचर्स का काफी ज्यादा मैं बोलूंगी कंट्रीब्यूशन रहा था मेरी पर्सनालिटी को शेप होने में। कि हमें मेरे हिसाब से जहां से हम आते हैं तो हमें बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस दिए जाते हैं। तो वहां पर जाकर उनसे बात करके ऐसा खुद के बारे में पता चलता है कि आप में बहुत काबिलियत है, आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो इवन जो मेरा कोर्स था जो मैंने कॉलेज में किया था वो आनंद सर के रिकमेंडेशन पे किया था। उन्होंने मुझे कहा था आप LSR से स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स करो। अच्छा। क्योंकि उनके एक प्रीवियस स्टूडेंट ने किया हुआ था, तो उन्हें लगा था ये पाथ अच्छा है, कर जाएगी, मतलब आगे बढ़ सकती है इस क्षेत्र में। तो ये तो हमारे गुरुजन के प्रति हमारा सम्मान हो गया, उनका निश्चित रूप से आपके ऊपर आशीर्वाद रहा है, वरदान रहा है। तो उसके बाद बेटा अगर मैं बात करूं तो भाई ये कब सोचा कि जैसे 12th हुई उसके बाद आप कौन सा कॉलेज ज्वाइन किया आगे? लेडी श्रीराम में आपका एडमिशन हो गया। और ये कब सोच लिया कि मुझे अब आईएएस की प्रिपरेशन करनी है, पेपर देना है? तो उसके पीछे का क्या है? मतलब उसके पीछे भाई या तो परिवार में कहीं कोई ऐसा व्यक्ति हो या किसी से इंस्पायर हुए हो आप, तो ऐसा वो कब मन में सोचा?
जी, तो यूपीएससी का एग्जाम देने के लिए तो घर में हमेशा से जैसे पापा मम्मी तो हमेशा से बोलते थे, मैं हमेशा से एक अच्छी पढ़ने वाली बच्ची रही हूँ। अच्छा। हाँ, मेरे 10th में 10 CGPA थी। जी, जी, फिर जी। 12th में 95% था। हाँ, हाँ। तो पापा मम्मी हमेशा से बोलते थे, पापा मम्मी मेरे भाई दोनों, कि सिमरन कलेक्टर बन सकती है। अच्छा, तो वो चीज तो हमेशा से था कि कलेक्टर बन वो सकती चिढ़ाते थे, सच में बोलते थे कि हाँ। वो उन्हें सच में लगता था, क्योंकि मैं हमेशा अच्छा पढ़ती हूँ कि अच्छे पढ़ने वाले बच्चे बनते हैं, तो ये परसेप्शन रहता है, तो इस वजह से वो हमेशा कहते थे। हालांकि स्टैटिस्टिक्स करते समय मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज की तरफ जा सकती हूँ, या मन था आपका हाँ, अगर? क्योंकि जी। वो कोर्स से मेरा अलाइन कर रहा था। पर वो करते हुए मुझे समझ आया कि उसमें जनरल स्टडीज का बहुत रोल है। तो वो पढ़ते हुए फिर मुझे ब्रॉड हो जाता है, हालांकि ब्रॉड तो यूपीएससी में भी है। वो यूपीएससी से थोड़ा नैरो हो जाता है एक्चुअली। अच्छा, अच्छा। तो उसमें जनरल स्टडीज का एक पेपर रहता है, बाकी स्टैटिस्टिक्स के सारे पेपर रहते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि अब जनरल स्टडीज पढ़ ही रही हूँ और स्टैटिस्टिक्स भी कर रही हूँ, तो एक बार यूपीएससी का ये वाला सिविल सर्विसेज का एग्जाम देने का सोचा। देख कर देखते हैं। हाँ, तो सेकेंड ईयर में फिर तैयारी शुरू करी। फिर दोबारा ग्रेजुएशन के बाद मैंने ये सोचा था कि अगर पहली बार में नहीं होता है तो मास्टर्स करेंगे, बट बाय गॉड्स ग्रेस वो पहली बार में हो गया। अरे वाह, बहुत अच्छा। तो मैं अगर कहूँ कि भाई मम्मी ज्यादा प्रेरित करती थी, पापा ज्यादा प्रेरित करते थे? फंस गए। ये फंसने वाला क्वेश्चन था। कौन प्रेरित करते थे जब? दोनों ने हमेशा से, मतलब पापा ने हमेशा से एक डायरेक्शन दिया था कि मतलब ये आप कर सकते हो। पर रोज के समय में अगर देखे तो वो कांस्टेंट सपोर्ट मम्मी का रहता था। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक का जो मेरा पूरा टाइम टेबल रहता था वो मम्मी को ही आउटसोर्स रहता था। सारा कुछ काम के, खाना पीना, मेरा टाइम टेबल, मेरे बुक्स तक का जमाना, अगर मैं बाहर एग्जाम देने जा रही हूँ, मॉक देने जा रही हूँ, तो मेरा घर पे सामान जमा कर मम्मी रख देंगी। टाइम टेबल, कोई बुक्स ढूंढनी है तो वो मम्मी ढूंढ के देंगी। बहुत अच्छा। मम्मी पढ़ी लिखी है मेरे ख्याल से? जी, मम्मी ने 12th की है। अरे वाह, बहुत अच्छा। तो ये पढ़ाई का पहला वो है कि भाई अगर हमारी बेटियां पढ़ी लिखी होंगी तो वो अगली पीढ़ियों को अच्छी तरह से संभाल पाएंगी। तो बेटा मैं पूछूं, आपका रूटीन क्या इसमें रहा? जैसे आपने प्रिपरेशन शुरू की, आपकी ग्रेजुएशन हो गई, उसके बाद आपका रूटीन कैसा रहा? तो रूटीन ऐसा ही रहता था कि सुबह उठे 7 बजे तक मोस्टली मैं टेबल पे होती थी अपने। 7 बजे टेबल पे, फिर भैया कुछ खाने को नाश्ता वगैरह दे देता था। भैया देते थे? हाँ, मेरे दोनों भाई बहुत बाहर का हैं, काम सारा भाई, बहुत प्रिंट अच्छी आउट बात। निकालना है, कुछ करना है, वो सब चीज। तो भाई खाना दे देता था टेबल पे। उसके बाद दोपहर में 11:30 बजे मेरा ब्रेक रहता था, एक पहले मेरे स्लॉट के बाद। उस समय में मम्मी लंच तैयार रखती थी, तो लंच करने के बाद 12 बजे से वापस से टेबल पर। फिर अपना 6 बजे तक, 6:30 बजे तक का मेरा स्लॉट, 2 स्लॉट रहते थे। अच्छा। उसके बाद ये स्लॉट बनाना या इसमें बैठना, ये सब किसने गाइड किया? ये देखो कहीं ना कहीं से तो ऐसा तो नहीं है कि भाई आपको एकदम से आ गई चीज, तो आपको भी कहीं ना कहीं से गाइडेंस मिली होगी कि भाई इस तरह से आप स्टडी करो। गाइडेंस का बताऊं तो मुझे ऐसे कोई सच गाइडेंस मैंने किसी से ली नहीं थी। जो इस एग्जाम, मतलब मैं किसी से नहीं मिली थी। अब मैंने तैयारी की है, मेरे सिलेक्शन तक मैं किसी से नहीं मिली थी जिसने एग्जाम ऑलरेडी क्लियर कर रखा हो। अच्छा। तो ये मित्रों, यहाँ ये एक विशेष बात है कि अगर बच्चा ठान ले, अपने मन से कोशिश करे, तो निश्चित रूप से सफलता मिलती है। ये सिमरन की कहानी हमें यही बता रही है। तो आगे उसके बाद जैसे जैसे मैंने सिलेबस देखना शुरू किया, तो पहले 6 महीना तो सिलेबस देखने में, उसे पूरा करने में लग गया था। उसके बाद मेरे भाई ने सजेस्ट किया था कि हम टेस्ट सीरीज खरीद लेते हैं। वो टेस्ट सीरीज का बहुत अच्छा रोल था, क्योंकि हर 15 दिन में वो मेरे टेस्ट रहते थे। तो मुझे कॉन्टिन्यूअस हर 15 दिन में मौका मिलता था अपनी तैयारी। जाते थे आप टेस्ट देने? नहीं, या घर से ही? घर पर ऑनलाइन में स्कैन करके भेज देते थे? हाँ। तो वो हर 15 दिन कौन सी कोचिंग सेंटर या किसके थ्रू हुए वो? विजन आईएएस। विजन आईएएस से। तो ये कह सकते हैं कि विजन आईएएस का भी एक रोल रहा कि उनके मार्फत आप आगे बढ़े। जी, गाइडेंस तो रहा ना भाई, उनके कोचिंग सेंटर से आपको मैटर मिला और आप उसमें आगे करते रहे। जी। तो उसके बाद कभी ऐसा भी लगा कि भाई कि बहुत परेशान हो गए हो कि भाई नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगी?
काफी बार ऐसा लगता था, मतलब जब मेरा प्रीलिम्स निकल गया था और मेंस का समय था, तो मेंस का जो रहता है वो बहुत कम टाइम होता है, टाइम कम होता है, 1-2-3 महीने का होता है मेंस करने के लिए। तो मेरा उसमें कांस्टेंट ये रहने लगा था कि क्योंकि पूरा पूरा दिन सिर्फ पढ़ाई में निकल जाता था, तो रात के समय मेरा बस ये रहता था कि यार अभी तो नहीं हो पा रहा है, बहुत ज्यादा लिखना पड़ रहा है, हाथ दुख रहे हैं। तो उस समय में मम्मी ने बहुत वो किया था, मोटिवेट करती थी कि हो जाएगा, तुमसे नहीं होगा तो किससे होगा। देखो तो ये एक बड़ी बात है, घर परिवार के सभी लोग मिलकर के एक सहयोग देते हैं तो कहीं ना कहीं हो जाता है, और वो आपने सिद्ध किया। बेटा इसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या रहे आपके? मेरा जो ऑप्शनल सब्जेक्ट था वो मेरा ग्रेजुएशन का ही था, स्टैटिस्टिक्स। तो क्योंकि कॉलेज उसको ही आगे भी आपने बढ़ाया फिर। अच्छा, अगर मैं बात कहूँ तो भाई आपका अटेम्प्ट तो पहला ही रहा, जी। तो इसमें ये आप तो मतलब एक तरह से अपने आप को सौभाग्यशाली मानते होंगे जी। तो क्योंकि इसमें मैं तो ऐसा देखता हूँ कि भाई बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम होती है, कई अटेम्प्ट कई बार ऐसा भी देखा गया कि 4-4 5-5 अटेम्प्ट तक नहीं हो पाते हैं। जी। तो अब मैं अगर पूछूं तो सहयोगी हमारे मम्मी पापा हो गए, तो आपने कभी ऐसा महसूस किया कि भाई चलो मेरा हो गया, या आसपास के जो लड़कियां खासकर मैं बात करूं, क्योंकि हमारे यहाँ अभी भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि थोड़ा लड़कियों को पढ़ने से थोड़ा सा कहीं बाउंडेशन होती है, ऐसा कुछ लगा आपको कभी भी? नहीं, सबको पढ़ना चाहिए? नहीं, मुझे हमेशा से लगता है कि मतलब क्योंकि मेरे घर पे कभी ऐसा माहौल नहीं रहा है कि मैं लड़की हूँ तो भैया लड़के हैं तो उनको ज्यादा पढ़ना चाहिए। उल्टा मुझे हमेशा लगता है मम्मी मेरी पढ़ाई को ज्यादा सपोर्ट करती है हमेशा से। तो ये चीज पे मैं ये बोलूंगी कि पढ़ाई बहुत ही ऐसी चीज है जो मेरे हिसाब से इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर हमें सब बच्चों को करानी चाहिए। एक इंडिपेंडेंस और जो समझदारी है जो हमें पढ़ाई से मिलती है वो बहुत ज्यादा जरूरी है हमारी लाइफ में। तो ये आपका कथन ये है कि भी सभी बेटियों को भी इक्वल जो है वेटेज मिलनी चाहिए। तो अगर हम कहें कि भाई जो आगे जो आपको कभी कोई आप अधिकारी बन गए हैं, लेकिन आपको अगर इस तरह का मतलब एजुकेशन दे दिया जाए तो आप उसमें क्या सोचेंगे भाई? आप उसमें लड़कियों के लिए क्या कुछ ऐसा अलग से करना चाहेंगे, या कोई ऐसा आपके मन में कोई विचार आया हो कभी? जी, मैंने मेरे कॉलेज के समय में एक एनजीओ है, अच्छा, रेनबो होम, तो वहां पर मैंने एजुकेशन के उसमें वहां पर हम जो माइग्रेंट होते हैं उनकी जो बेटियां होती हैं उनकी एजुकेशन को हम देखते हैं, और वहां पर मैंने पढ़ाने का रोल भी किया है और मैंने क्रिएटिव हेड के रोल पे भी काम किया। अच्छा। तो वहां पर काम करके मुझे ऐसा लगा कि हमारे को अभी क्या हो रहा है, एजुकेशन तो दे रहे हैं लोग अपने बच्चों को, ग्रेजुएशन तक भी देते हैं, बट उसके बाद उनको कोई स्कोप नहीं दिया जाता कि आप इसके बाद कर क्या सकते हैं। उनको गाइडेंस की कमी है, एम्प्लॉयबिलिटी तक नहीं ले जाया जाता है, वो एजुकेशन पे रोक दिया जाता है। मतलब तो, उनको गाइडेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है। जी। तो अगर मुझे ऐसा लगता है मुझे एजुकेशन के क्षेत्र में काम करने का मौका मिलता है तो मैं सबसे पहले 10वीं से ही बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स को भी एम्प्लॉयबिलिटी का महत्व समझाऊंगी, काउंसलिंग वगैरह। कि आप ये जो पढ़ाई कर रहे हैं इसको आप किस तरीके से आप इसको कैश कर सकते हैं, या फिर किस तरीके से कौन से सेक्टर्स में आप यूज कर सकते हैं। तो जो बच्चे आज के समय में जो इस तैयारी से जूझ रहे हैं उनके लिए कोई संदेश आप देना चाहें? मैं यही बोलना चाहूंगी कि हमारे को इस तैयारी के पूरे समय में बहुत बार ऐसा लगेगा कि ये शायद हमारे लिए नहीं है, या फिर शायद मुझसे नहीं हो सकता, पर इस पॉइंट पे ही हमें अपने आप को याद दिलाना होता है कि हमने शुरू क्यों किया था। और जैसे मम्मी ने बोला था कि मैं नहीं तो और फिर कौन ही करेगा। ये अपने अंदर एक सेल्फ बिलीफ होता है जो हमारे अंदर होना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। बहुत अच्छी बात यहाँ पर सिमरन बिटिया ने कही कि मैं नहीं तो और कौन। तो मित्रों, मैं समझता हूँ कि जितने भी हमारे साथी, जितने भी बच्चे इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, वो हमारी इस प्यारी सी बच्ची से यही सीख सकते हैं कि तैयारी अगर व्यक्ति सच्चे मन से करे और घर का सपोर्ट सभी का मिले तो निश्चित रूप से कोई भी मंजिल को हासिल किया जा सकता है। और इस पॉडकास्ट के अंत में मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि हौसला तुम जो रखोगे रास्ते मिल ही जाएंगे, तुम्हारे मुस्कुराने से नजारे मुस्कुराएंगे, यही हिम्मत है जो इंसान को इंसान बनाती है, बढ़ेंगे जो कदम आखिर वो मंजिल पाई जाएंगे। तो बिटिया सिमरन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके पेरेंट्स जिन्होंने सहज अनुमति दी
कि भाई हम इस वीडियो को बना करके दूसरे लोगों तक पहुंचाएं, जिससे कि और लोग भी इससे प्रेरित हो सकें। और मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ा उपकार का भी काम है कि भाई दूसरे लोग हमारे व्यक्तित्व से किस तरह से प्रभावित होकर के अपनी तैयारी करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं अगली कड़ी में किसी और अच्छी शख्सियत के साथ, जो ताकि हम जो है इसी तरह से काम करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा।